हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के या फिर आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, आप तीनों संकाय के स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में एईसी पेपर फर्स्ट हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग 7वां लेक्चर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, जो कि 6 टॉपिक इस तरीके से मैंने कवर किया है कि आपके पेपर में वहां से कुछ भी प्रश्न बनाए जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, आप बड़ी आराम से कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आज 7वें लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, हमारा टॉपिक होगा क्या, तो पलवन होगा। अब देखिए, पलवन से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न क्या क्या बनाए जा सकते हैं। जैसे बात कर लिया जाए कि पलवन किसे कहते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके बाद जो है आपसे शॉर्ट टाइप में कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पलवन की क्या विशेषता होती है, पलवन की क्या गुण है, हिंदी लेखन में जो है पलवन का महत्व क्या है, यह आवश्यक क्यों है। इस तरीके से कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जब कई तरीके से प्रश्न आपके सामने बनाए जाते हैं तो आपको उन चीजों को जानना, उन चीजों को पढ़ना क्या हो जाता है, तो आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए भाई साहब आपके लिए जो है आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इन सभी टॉपिक पर आज के इस क्लास में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि आपको कोई भी चीजें रटना ना पड़े, अच्छी तरीके से आप समझ जाओ। देखिए, एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट था कि सर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर लाखों सब्सक्राइबर हैं और वो पढ़ाते कुछ भी नहीं है, समझाते बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं है। आप इतने कम सब्सक्राइबर्स में इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं। आप कमेंट्स देख पा रहे होंगे, देखिए यहां पर किस तरीके से इनका कमेंट था। तो ठीक उसी अंदाज में मैं आपको आज के इस टॉपिक को कवर करने वाला हूं। आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। एक साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाइए, ताकि अच्छा लगे आपको पढ़ने में भी और हमें बहुत मजा आए पढ़ाने में भी। आइए बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। तो टॉपिक है हमारा सबसे पहला पलवन। अब पलवन के अर्थ को समझेंगे कि आखिर पलवन होता क्या है। देखिए, पलवन को क्या कहते हैं, तो हम लोग संक्षेपण का विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षेपण का विलोम, यानी कि संक्षेपण का उल्टा माना जाता है पलवन को। अब देखिए, यहां पर संक्षेपण के बारे में एक क्लास मैंने आपको काफी डिटेल में प्रोवाइड किया है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस क्लास को देख लीजिएगा, ताकि आपको संक्षेपण के बारे में भी पूरी जानकारी हो सके और पेपर में जब प्रश्न आए तो आप आराम से कर लोगे। देखिए, संक्षेपण का क्या अर्थ होता है। संक्षेपण का अर्थ होता है कोई भी ऐसा भाव आपके सामने दिया है, किसी का भी विचार आपके सामने हो, तो उन विचारों को आप संक्षेप रूप में दर्शा सके, उसी को क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका विलोम क्या होता है, तो पलवन होता है। अब यहां पर संक्षेप किया जाता है, यानी कि संक्षेप का उल्टा क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। संक्षेप का उल्टा विस्तार, अर्थात कहें तो पलवन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विस्तार करना। तो देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो जाता है। क्या क्वेश्चंस कवर हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विस्तार होता है। आ गई बात समझ में। अब विस्तार करना तो होता है, लेकिन किसकी बातों को या फिर किसको विस्तार करिएगा, तो विस्तार करने का मतलब यहां पर यह है कि पलवन किसी भी भावपूर्ण वाक्य को या फिर कथन को या फिर वाक्यांश को या फिर लोकोक्तियां को, इन सभी चीजों को क्या करती है, तो अच्छे तरीके से जो है समझाकर आपके सामने प्रस्तुत करती है। इस प्रकार की कला को क्या कहा जाता है, तो पलवन कहा जाता है। काफी डिटेल में, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी चीज को समझाने के लिए, हमें मान लीजिए यही टॉपिक समझाना है, तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं कई सारे एग्जाम्पल्स का यूज करता हूं। ठीक है, कई सारे अनेकों प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ सके। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, पलवन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पलवन क्या है ये चीजें समझ में आ गया होगा। पलवन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी चीजें, जैसे आपके सामने कोई लेख दिया गया है जिसको काफी संक्षिप्त रूप में वर्णित करने का प्रयास किया गया है। अब इसे मान लीजिए हमें किसी स्टूडेंट्स को समझाना है या किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से समझाना है, तो इसको समझाने के लिए हम क्रमबद्ध तरीके से अपने एग्जाम्पल्स के जरिए अगर उसे समझाने का प्रयास करते हैं, तो यह पलवन कहलाता है। चलिए, यह पहला प्रश्न था आपका। दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, तो आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर पलवन लेखन में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब कभी भी हम पलवन लिखते हैं
ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए हम अगर किसी चीजों को विस्तार पूर्वक ही समझाना है तो विस्तार करने के दौरान हम कुछ भी बोले जाएं तो वह उसका पलवन हो जाएगा, उसका विस्तारण हो जाएगा। इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीजों का आवश्यकता होता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। इसके भी कई सारे कायदे कानून होते हैं। उन सारे कायदे कानून को जान लेते हैं कि आखिर पलवन के लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पलवन के लिखने में हमें सबसे पहले बातों का ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम पलवन लिखते हैं तो उसके मूल अवतरण को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। यानी कि जो लेख आपके सामने दिया गया है, जो भी आपके सामने गद्यांश दी गई है, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो क्या पता होगा आपको, उसके मूल भाव को आप समझ पाएंगे। और जब आप मूल भाव को समझ पाइएगा तभी तो क्या कर पाइएगा, उसके अर्थों को लोगों को समझा पाइएगा, उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर पाइएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जब कभी भी पलवन लिखते हैं तो हमें उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके बाद दूसरा काम करेंगे कि मूल अवतरण में प्रयुक्त विशेष शब्दों, सुक्तियों आदि को जो है हमें समझकर उसे उचित उदाहरण का प्रयोग करके भाव विस्तार करना चाहिए, ताकि भावनात्मक स्थिति जो है बनी रहे। अब यहां पर दूसरा पॉइंट्स जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो दूसरा पॉइंट्स कह रहा है कि जब कभी भी हमें किसी भी लेख का, किसी भी पत्र का या फिर कोई भी चीजें आपके सामने हो, कोई भी गद्य हो, कोई भी गद्यांश आपके सामने दिया हो, उसे अगर हमें विस्तारित रूप में वर्णित करना है तो उसके जो है प्रमुख प्रमुख बातों को हमें समझ लेना चाहिए। और समझ लेने के बाद उन्हीं शब्दों को जो है हमें एग्जाम्पल्स के जरिए काफी डिटेल में उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। और इस तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि व्यक्तियों को जो है उसके सुनने का भाव टूट जाए। अगर टूट जाता है तो वह व्यक्ति फिर क्या करेगा, आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा, वह सुनने के लिए जो है एक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं और कुछ चीजों की त्रुटियां अगर हो जाती है तो आप ये वीडियो छोड़कर चले जाओगे, आप इसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे, तो क्यों देखोगे, जरूरत ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप कभी भी कोई बातों को लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वैसे एग्जाम्पल्स, वैसे रिलेटिव एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि मैं उस एग्जाम्पल्स को उस बातों के साथ संबंधित कर उसके सामने जो रख रहा हूं तो वो चीजें उसको समझ में आ रही है। इसके बाद तीसरा पॉइंट्स इसमें क्या कवर करना है, तो तीसरा पॉइंट्स याद रखना है कि जब कभी भी पलवन लिखते हैं तो मूल भावों को हमें क्रमानुसार वर्णित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बातें आपको यहां से ले लेना है, कुछ बातें यहां से ले लेना है, बीच की बातों को छोड़ देना है। इस तरीके से क्या होगा, तो बातों का जो लिंक है, ये बातों का लिंक खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति में पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। अर्थात हम जब कभी भी पलवन लिखेंगे तो हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, तो क्रमानुसार उसे वर्णित करने का प्रयास करना चाहिए, उसके क्रम को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। आगे बात करेंगे तो अगली जो आपको बात ध्यान रखना है वह क्या ध्यान रखेंगे, तो किसी भी कथन की असहमति पर उसके पक्ष की चर्चा करना अनिवार्य माना जाता है, परंतु उसका खंडन नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि जैसे मैं कोई भी गद्य पढ़ रहा हूं, कोई भी लेख पढ़ रहा हूं या इसे विस्तार में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमें छोड़ने का मन कर रहा है, हमें इस पर टिप्पणी करने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप इसके बारे में जो है चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी एग्जाम्पल्स के जरिए गलत साबित करना या फिर इसे जो है असहमत बताना, ये उचित नहीं माना जाता है पलवन में। आप चाहो तो उसे क्या करो, छोड़ दो, या फिर अगर बताना चाहते हो तो संक्षेप में कहकर उसके बारे में आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बात करेंगे तो अगला जो बात याद रखना है वह जब कभी भी आप पलवन लिखते हैं तो उसमें सहज भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, शिष्टापूर्ण बातों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, तो व्यक्ति ऐसा लगेगा सुनने वाले को कि हमें जो है सम्मान पूर्वक कोई भी चीजें बताने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में आपको सरल भाषा भी यूज करना है, बिल्कुल कठिन भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब कठिन भाषा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, कठिन भाषा को वही समझ सकता है जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होंगे वो क्या होगा, ज्यादातर कठिन भाषाओं का जो है प्रयोग उसे समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आपको सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो आगे बात करेंगे, देखिए अगला पॉइंट्स आप रखेंगे क्या, तो अगला पॉइंट्स याद रखेंगे कि पलवन के लिखने में हमें वर्तनी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप वर्तनी की शुद्धता में ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हिंदी में खास तौर पर, हिंदी में वर्तनी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर्षी से अगर दीर्घी लिख देते कहीं पर तो उसके अर्थों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है।
जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया है कि जैसे यहां पर देखिए दीन लिखा हुआ है और दिन लिखा हुआ है, तो भाई साहब इसके अतिरिक्त और भी कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे मान लीजिए अंश लिखा हुआ है, तो यहां पर मैंने तालाब सौ लिखा, और यहां पर देखिए अंश, यहां पर मैंने क्या लिखा, बड़ी सौ लिखा। ठीक है, तो इस दोनों का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस अंश का मतलब होता है भाग और इस अंश का मतलब क्या होता है, कंधा। तो मैंने क्या देखा यहां पर कि जैसे ही कुछ भी थोड़ा सा परिवर्तन हिंदी में होता है तो भाई साहब इसके अर्थ बदल जाते हैं। तो इसलिए हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब कभी भी हम क्या करते हैं, पलवन लिखते हैं, तो इसमें हमें अन्य पुरुष कहने का मतलब है कि हमें किसी दूसरे को संबोधित करके उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, कभी भी उसे अपने पर लेकर समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो एक पलवन लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये बातें आप समझ गए। सबसे पहला बात कि उसे क्या करना है, तो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसकी बातों को समझना है। समझने के बाद उसमें जो विशेष शब्द हैं, सुक्तियां हैं या फिर कोई भी लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसे समझकर उसके भाव को विस्तार करने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार भाव का विस्तार करना चाहिए ताकि उसका जो है लिंक टूट ना पाए और लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। जब कभी भी हम पलवन लिखते हैं तो उसे क्रमिक रूप में हमें व्यक्त करना चाहिए। इसके साथ अगर किसी चीज को हमें छोड़ने का इच्छा हो तो उसे खंडित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जो है डिटेल में हमें समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है जब कभी भी पलवन लिखते हैं तो हमें सहज भाषा, शिष्ट भाषा और सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वर्तनी की शुद्धता पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही एग्जाम्पल्स जो भी लेंगे तो उसे अन्य पुरुष के तौर पर ले, ठीक है, किसी दूसरे को संबोधित करके ले, अपने आप पर जो है इसे लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि पलवन आवश्यक क्यों होता है, आखिर पलवन की क्या आवश्यकता है हिंदी लेखन में, या फिर यहीं पर पूछी जा सकती है कि पलवन की अनिवार्यता को समझाइए, या फिर पूछा जा सकता है पलवन के महत्वों को समझाइए। तो ये तीनों प्रश्न एक ही है, बस पूछने के तरीके अलग हैं, आंसर इसका एक ही होगा। अब आइए समझते हैं कि आखिर पलवन की अनिवार्यता क्यों है। तो पलवन का अर्थ आपने क्या देखा, पलवन जो है यह किससे बना हुआ है, पल्लव शब्द से बना हुआ है। पल्लव, आप सभी गांव घर में तो रहते हैं, गांव घर में एक चीजें देखते होंगे कि जब पेड़ के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जब नए नए पत्ते पेड़ पर लगते हैं तो उसे पल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पल्लव कहा जाता है। और वही पल्लव, वही छोटे छोटे पत्ते जो है एक दिन विकसित होकर क्या होता है, तो बड़े पत्ते के रूप में निर्मित होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है पलवन का भी शाब्दिक अर्थ है। पलवन को हम लोग एक वृक्ष के नए पत्ते के रूप में समझ सकते हैं, जो फ्यूचर में जाकर क्या होता है, बड़ा होकर युवावस्था धारण करती है। और युवावस्था इस प्रकार धारण करती है कि भाई साहब वह उसके अर्थों को समझा सके। ठीक उसी प्रकार से पलवन भी क्या करती है, तो पलवन क्या होता है, हिंदी में यह अपना काफी विशेष महत्व रखता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तो व्यक्तियों के द्वारा जो है इसमें निम्न परिवर्तन को दर्शाए जा सकते हैं। अब वह परिवर्तन क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला परिवर्तन कि इससे होता क्या है, तो जब कभी भी पलवन सामने में प्रस्तुत करते हैं या फिर पलवन लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिखने से हमें क्या होता है, तो हमारे अंदर विचार शक्ति का विकास होता है। यानी कि किसी एक टॉपिक पर हम लोग जो है जब पलवन लिखने का प्रयास करते हैं, पलवन को समझने का प्रयास करते हैं, या फिर किसी टॉपिक को जो है हम विस्तार पूर्वक लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमारा क्या होता है, तो विचार शक्ति विकसित होता है। इसके साथ साथ जीवन के विविध क्षेत्रों को समझने और समझाने का भी अनुभव हमें हो पाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं, तो इसे मैंने क्या किया है, तो इसे तो लिखा तो बहुत शॉर्ट में है, लेकिन इसे क्या करता हूं, तो मैं काफी डिटेल में आपको समझाता हूं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो हमारी समझ भी विकसित होती है और हम आपको भी अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। और यह किसका देन है, तो यह पलवन का देन है। इसके बाद व्यवहारिक भाषा संबंधी कौशल भी विकास होता है। अब जैसे कि हमें किस तरह के भाषा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कैसे, जैसे मैंने बताया है कि पलवन के लिखते समय हमें शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिष्ट यानी कि किसी को हम ऐसा ना हो हमारे शब्दों से कि तकलीफ पहुंच जाए, किसी को ऐसा ना हो कि हमारा शब्द जो है, हमारी कही गई बातें जो है ये बुरा लग जाए। ऐसी स्थिति में जो है आपके शब्दों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? तो कभी ना कभी जो है भाई साहब हमें क्या करना चाहिए, पलवन पर विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए, पलवन लिखने का हमें प्रयास करना चाहिए। ज्यादातर अगर आप इसका प्रयास करते हैं तो इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता जब बढ़ेगा तो आप व्यवहारिक भाषा संबंधी जो है आपके अंदर कौशल जो है यह विकसित हो पाएगा। और व्यवहारिक भाषा जब आपकी बन पाएगी तो आप अपने समाज में, अपने क्षेत्रों में एक अलग पहचान हासिल कर पाओगे। क्योंकि देखिए एक सभ्य व्यक्ति वही होता है, एक सभ्य नागरिक वही कहलाता है जिसमें काफी सारे कौशल होते हैं। काफी सारे कौशल कहने का मतलब उसके बोलने का
ढंग कैसा है, उसके बोलने की शैली कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, वह व्यक्तियों के साथ किस तरीके से पेश आता है, ये सभी चीजें मायने रखता है। तो ये सब कहां से मिलता है भाई? ये किसी चीज को अगर डिटेल में आप नहीं पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए रामायण है, ठीक है, रामायण आप लोग देखते होंगे, टीवी सीरियल वाली बात है, महाभारत आप देखते होंगे, ठीक है। एक छोटे शब्दों में इसे वर्णित करने का प्रयास किया जाए तो बहुत छोटे शब्द में वर्णित किया जा सकता है कि रामायण की कथा क्या है, महाभारत की कथा क्या है। लेकिन जब इसे आप टीवी सीरियल के माध्यम से देखते हैं तो इसे काफी विस्तार में बताने का प्रयास किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इससे देखने वालों की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। क्या होगी? बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और उसे जो है वह अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकता है। तो पल-वन हमारा जो है इस रूप में क्या है, तो काफी जरूरी है और यह होना भी चाहिए, जिससे क्या होता है तो बच्चों में या फिर छात्रों में बौद्धिक विकास होती है। बौद्धिक विकास जब होगा तो आप हर क्षेत्रों में विकास कर पाओगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि पल-वन की क्या आवश्यकता है, पल-वन क्यों अनिवार्य है, पल-वन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं जो कि आज के इस क्लास का आखिरी टॉपिक होगा। आज का टॉपिक क्या है? तो देखिए आखिरी टॉपिक है भाई साहब, संक्षेपण और पल-वन में अंतर क्या है। संक्षेपण और ये पल-वन एक दूसरे का विपरीत माना जाता है, ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें कुछ और अंतर पाए जाते हैं, हम उस अंतर को समझते हैं। देखिए संक्षेपण क्या होता है? तो संक्षेपण किसी भी विषय वस्तु का एक संक्षेप रूप होता है। क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि छोटा रूप होता है। लेकिन पल-वन जो है यह किसी भी विषय वस्तु का क्या होता है, तो यह विस्तारित रूप होता है, बड़ा रूप होता है। पहला अंतर समझ में आ गया। दूसरे अंतर की बात करें तो जब कभी भी हम संक्षेपण लिखते हैं तो मैंने आपको संक्षेपण में बताया था कि संक्षेपण लिखने के दौरान कोई भी उदाहरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई भी लोकोक्तियां जिसे हम लोग कहावत कहते हैं, तो कोई भी कहावत का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। इस तरीके के जो आपके तथ्य हैं, इस तरीके का जो उदाहरण हो, तो उन सभी चीजों को जो है संक्षेपण में प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन पल-वन इसके बिना अधूरा माना जाता है। कहोगे सर कैसे? तो देखिए पल-वन का अर्थ है विस्तार करना, तो विस्तार किसी चीज को बिना उदाहरण के नहीं किए जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर आपको जो चीज समझा रहा हूं तो बिना उदाहरण का समझाऊंगा तो क्या होगा? बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? उदाहरण भी जरूरी है, लोकोक्तियां यानी कि कहावतों का भी प्रयोग जरूरी है, मुहावरा का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके के तथ्यों का इस्तेमाल जो है पल-वन में होता है, लेकिन संक्षेपण में नहीं होता है। दूसरा अगर बात करें तो देखिए जब कभी भी हम संक्षेपण लिखते हैं तो उसे 1/3 भागों में, जो भी आपका मूल अवतरण है, जैसे किसी भी बिंदु का, किसी भी विषय वस्तु को आपको संक्षेप में लिखना है, तो हम उस विषय वस्तु के 1/3 भाग को ही कहां वर्णित करते हैं, तो 1/3 भाग में ही हम चाहते हैं कि इस पूरे मूल भाव को क्या करे, तो स्पष्ट कर दे। यह संक्षेपण में होता है। लेकिन पल-वन में क्या होता है, तो आपके लेखन कला की जो है कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब ऐसा इसलिए कि पल-वन का मतलब विस्तार होता है, लेकिन इसके बाद भी क्या है, तो विस्तार तो करना है, लेकिन विस्तार करने के साथ साथ ही हमें क्या करना होता है, तो शब्द सीमा का भी हमें काफी ध्यान रखना होता है। शब्द सीमा का ध्यान रखने का मतलब यह है कि अब विस्तार करना है तो ऐसा नहीं कि हम पूरे स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम उस सीमाओं को नहीं पार कर सकते हैं जो पल-वन की सीमा है। इसीलिए भाई साहब शब्द सीमाओं का इसमें ध्यान रखा जाता है कि हमें क्या कहना है, क्या बोलना है, किस एग्जाम्पल्स के जरिए हमें समझाना है। अगर ये उचित है तो ठीक है, हम उस पर पहल कर सकते हैं, अगर उचित नहीं है तो उस पर पहल नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीन जो आपने देखा अंतर, यह किसके बीच अंतर था? संक्षेपण और पल-वन के बीच में अंतर था। पहला अंतर, संक्षेपण को संक्षेप में लिखा जाता है, पल-वन को विस्तार में लिखा जाता है। संक्षेपण में क्या होता है, तो उदाहरण, लोकोक्तियां जैसे शब्दों का, तथ्यों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पल-वन में इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद संक्षेपण की बात करें तो इसमें मूल अवतरण का कितना होता है, तो भाई साहब 1/3 भाग ही लिखा जाता है। लेकिन आपके पल-वन में जो है इसकी जो है पूर्ण स्वतंत्रता होती है, आप जितने चाहे उतने कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना होता है कि हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना है, कोई भी अनुचित बातों का उपयोग नहीं करना है, ऐसे तथ्यों का इस्तेमाल करना है जो कि बिल्कुल उचित हो। तो कुल मिलाकर ये 4 क्वेश्चंस जो कि आपके पल-वन टॉपिक से रिलेटेड थे,
आपसे जो है पेपर में पूछी जा सकती है। पहला क्या पूछा जा सकता है, पलवन क्या है। तो पलवन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि पलवन किसी भी भाव का विस्तार करना होता है। पलवन के लिखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो पलवन के लिखने के लिए ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके मूल भाव को निकालना है, इसके बाद इसमें कुछ विशेष बातें जो हो उसे उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करना है, इसको क्रमानुसार हम व्यक्त करेंगे। इसमें जो है कुछ असहमति वाली बातें हो, कुछ असहमति वाले पक्ष हो, तो उसे क्या हो, तो उसे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका खंडन करना अनिवार्य नहीं माना जाता है। इसमें हम लोग शिष्ट और सहज या फिर सरल भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, वर्तनी की शुद्धता रखेंगे, और इसमें एग्जाम्पल जब भी लेंगे तो अन्य पुरुष के रूप में लेंगे, अपने आप पर लेने का प्रयास नहीं करेंगे। पलवन अनिवार्य क्यों है, तो पलवन अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, और जैसे ही बौद्धिक विकास होगा भाई साहब, तो क्या होगा, हमारी सारी चीजें जो है विकसित खुद ब खुद हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे तो संक्षेपण और पलवन में अंतर क्या है, ये इसको मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आपकी जो है आज के 7वें लेक्चर की क्लास थी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर करने में बड़ा कंजूसी करते हो, इसलिए शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।